हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हम लोग साइटोलॉजी की अपनी सीरीज़ कर रहे थे और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारी सीरीज़, जिसमें पहले के वीडियोस आप लोगों ने देख रखे हैं। आज अपने इस वीडियो में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस करेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बच्चों 4 पार्ट्स आते हैं: गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम और वैक्यूल। अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जैसा नेम से इंडिकेट हो रहा है, ऐसे सिस्टम जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। अगर मिलकर के काम करेंगे तो वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। इनका फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो अगर आप देखोगे भी तो ये जो डायग्राम है जो मैंने ले रखा है पहले पेज पर ही, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में डिस्कस तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी करेंगे, लेकिन किस तरह से न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद गोल्जी बॉडी फिर लाइसोसोम कंटिन्यूड है और प्लाज्मा लेमा तक ये कनेक्टेड है। वन बाय वन इसे स्टार्ट करते हैं। पहले है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। बच्चों, अगर आप ये वीडियो प्रॉपर वे में देख लोगे तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी की पहली लाइन: While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, जो भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है सबके फंक्शन अलग अलग हैं, सभी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उनमें एक सिमिलैरिटी है। क्या? Many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। रेड कलर ले लेते हैं जो आपको दिखाई दे। तो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन फिर भी इनके फंक्शन एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के ही अपना काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और ऑब्वियसली वैक्यूल्स। इन 4 के बारे में है। अपने इस वीडियो में इन्हीं 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम है इसका। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम। रेटिकुलम मींस नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल एक नेटवर्क बना रहा है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलर नेटवर्क स्कैटर्ड है। इस ट्यूबुलर नेटवर्क को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जब ट्यूबुलर नेटवर्क स्कैटर्ड है तो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एंडोप्लाज्म का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, 2 पार्ट कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे? ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा बच्चों, वो होगा ल्यूमिनल, और जो उसके बाहर होगा वो होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस, 2 कंपार्टमेंट में, ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट जो साइटोप्लाज्म में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो अनब्रांच्ड हैं उन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड तो है लेकिन ब्रांचिंग शो नहीं करते, वो सिस्टर्नी है। और सिस्टर्नी से बच्चों 2 ये प्रोटीन अटैच होती है, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2। राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 वो प्रोटीन है जिससे राइबोसोम अटैच होते हैं। इट इज बाइंड विद राइबोसोम। तो राइबोसोम अटैच होते हैं राइबोफोरिन 1 और 2 से जो सिस्टर्नी में है।
टिब्यूल इर्रेगुलर ब्रांच्ड एलिमेंट, इर्रेगुलर ब्रांच्ड एलिमेंट है। सिस्टर्नी की तरह टिब्यूल भी दिखते हैं लेकिन इनमें ब्रांचिंग होती है। वेसाइकल ओवल और राउंडेड है और सबसे ज्यादा है कहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैंक्रियाटिक सेल में। पैंक्रियाटिक सेल में ये राउंडेड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है। डायग्राम के वाया इस चीज को क्लियर करते हैं हम लोग। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर है और दूसरी तरफ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी जो कि अनब्रांच्ड है और टिब्यूल जिनमें ब्रांचिंग हमें दिखाई दे रही है, और वेसाइकल जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर है, उन्हें वेसाइकल्स कहते हैं। और अगर ये डायग्राम देखोगे तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूड है। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और जिनमें राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों डायग्राम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे, न्यूक्लियस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते जो अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा वही सेम चीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एराइज होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से एराइज होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। Endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum or granular rough endoplasmic reticulum. तो rough endoplasmic reticulum और granular rough endoplasmic reticulum वो endoplasmic reticulum है जिससे राइबोसोम अटैच होता है, जिससे राइबोसोम अटैच होता है। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है, उसकी सरफेस स्मूथ रहती है, उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन एक्टिवली, जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगी उसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम और राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमेशा एक्टिव सेल्स को बहुत ज्यादा होती है, तो वही ये कह रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व किया जाएगा एक्टिव सेल में, क्योंकि रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस की। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। पहले भी देख चुके हैं हम लोग, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ आर कंटिन्यूड है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड कहां सिंथेसाइज होगा हमें याद रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन, कौन कौन से स्टीरॉयडल हार्मोन के एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन पे लिखिए, कौन कौन से ह्यूमन में स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। तो स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस कहां होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। The smooth endoplasmic reticulum brings about detoxification in liver. मेरे बॉडी के किस ग्लैंड का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर। लिवर में किस सेल ऑर्गेनल की हेल्प से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ड्रग्स हम ले रहे हैं, और लीवर तो बायोकेमिकल फैक्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो हार्मफुल है, उनकी टॉक्सिसिटी को कम करना। जो मेडिकेशन हम कर रहे हैं, जो मेडिसिन हमारी बॉडी में जा रही है वो लिवर में अल्टीमेटली जा रही है, उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस करना। दिस इज डन बाय लिवर सेल, एंड इन लिवर सेल बाय विच सेल ऑर्गेनल, आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास फ्रॉम वन सेल इनटू अनदर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया कि सेल वॉल में, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा है, उस प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन किस सेल ऑर्गेनल के वाया, अगेन आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्लाज्मोडेस्माटा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, डेस्मोटिब्यूल्स, डेस्मोटिब्यूल्स।
तो प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटिब्यूल्स है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है एक सेल से दूसरी सेल में। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड जो अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वो है गोल्जी एपरेटस। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत डार्क स्टेन ले रहे हैं, डार्क कलर ले रहे हैं, नेटवर्क के फॉर्म में, रेटिकुलर मतलब नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है, किसके नियर, न्यूक्लियस के नियर। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी। तो कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में बताया था, इन्हें ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, ये दोनों ही नाम यूज किए जाते हैं। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कह देते हैं गोल्जी बॉडी को, डिक्टियोसोम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर आप देखोगे तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा है वैसे ही गोल्जी बॉडी में भी सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या डायमीटर है उसका, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। एक दूसरे के साथ स्टैक, एक दूसरे के ऊपर होती है, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। और सिस्टर्नी का नंबर अलग अलग सेल्स में अलग अलग है, यूजुअली 6 to 8। गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज का मतलब होता है कि सेंटर में कोई स्ट्रक्चर, उसके चारों तरफ अगर उसे कोई सराउंड करे, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। यस, सेंटर में कौन सा स्ट्रक्चर है, या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को चारों तरफ से ऐसे रैप कर रही है कॉन्सेंट्रिकली, with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase। गोल्जी एपरेटस में सिस और ट्रांस दो फेज है। जो सिस वाला फेज है वो कॉन्वेक्स है और जो ट्रांस वाला फेज है वो कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स सिस इसे फॉर्मिंग फेज कहते हैं क्योंकि सिस फॉर्मिंग फेज से कोई मॉलिक्यूल जाएगा और मॉडिफाई होकर के ट्रांस और मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलेगा। सिस और ट्रांस एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। डायग्राम देखते हैं, वो चोर क्लियर होगा। ये वाला डायग्राम, पहली चीज तो गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूब्यूल तीनों के फॉर्म में होती है लेकिन ज्यादातर सिस्टर्नी के फॉर्म में। दूसरा, सिस जिसे फॉर्मिंग फेज कह रहा है, सिस और फॉर्मिंग फेज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स को ऑब्टेन्ड करेगा। वो वेसाइकल्स आकर के गोल्जी एपरेटस के सिस फॉर्म से अटैच होंगी, सिस्टर्नी को क्रॉस करेंगी और जब ट्रांस और मैच्योरिंग फेज से वो वेसाइकल्स रिलीज होंगी तो वहां पर ये मॉडिफाई हो जाती हैं, वहां पर ये मॉडिफाई हो जाती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल इंटर करेगा और ट्रांस और मैच्योरिंग फेज से मैच्योर होकर के मॉडिफाई होकर के निकलेगा। तो दो फेज है इसके, सिस और ट्रांस। सिस को फॉर्मिंग कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसाइकल इसी से अटैच होते हैं और जब इस स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हैं तो मॉडिफाई होकर के ट्रांस और मैच्योरिंग फेज से निकलते हैं जिन्हें हम कह रहे हैं डिस्चार्ज वेसाइकल। थ्योरी पार्ट में आते हैं। गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी पैकेजिंग होनी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया, उस प्रोटीन की पैकेजिंग होनी है, उसे ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज करना है। लिपिड बन गया, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होना है, ग्लाइकोलिपिड बनाना। पैकेजिंग का काम यही गोल्जी एपरेटस करता है। तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो अगर आप देखो तो गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, प्रोटीन को लेकर के उसे मॉडिफाई करके या तो सेल के अंदर किसी ऑर्गेनल तक पहुंचा देगा या सेल के बाहर उसे पहुंचा देगा। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स from the endoplasmic reticulum
fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing or transphase. डायग्राम में देख चुके हम लोग ये पॉइंट. This explain why the Golgi apparatus remains in close contact of the endoplasmic reticulum. Golgi body एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज कांटेक्ट में क्यों होता है? क्योंकि उसी से उसे प्रोटीन लेना है और फिर उसको मॉडिफाई करके पैकेज करके सेल के अंदर या बाहर रिलीज करना है. A number of proteins synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Same point है, बहुत सारे प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होंगे लेकिन ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले Golgi apparatus उसे मॉडिफाई कर देगा. Golgi apparatus is the principal or important site of formation of glycoprotein and glycolipid, जो अभी मैं बता रहा था. लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टीरॉइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर वो ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट अटैच कहा हुआ है, यस, Golgi बॉडी के सिस्टर्नी पार्ट में. इसीलिए ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाएगा? Golgi apparatus. नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है बच्चों, ये फंक्शंस ऑफ Golgi apparatus. एक बार समरी के फॉर्म में सारे फंक्शन हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं. पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, यस, ये सेल के अंदर किसी चीज को रिसीव करके उसकी पैकेजिंग करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा. कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं Golgi बॉडी में ही बनते हैं. ग्लाइकोसाइलेशन एंड लाइपोसाइलेशन. ग्लाइकोसाइलेशन जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन बने, लाइपोसाइलेशन जिसमें हम लोगों का ग्लाइकोलिपिड बने यानी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो. और यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन में ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो. सेल वॉल फॉर्मेशन, यस, प्लांट की सेल वॉल भी Golgi apparatus के वाया फॉर्म होती है. लाइसोसोम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी देखेंगे. और यहाँ भी Golgi बॉडी से जो वेसाइकल्स बनती हैं इनमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, तो वो भी Golgi apparatus से फॉर्म हो रहा. एक्रोसोम फॉर्मेशन, स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम भी यही फॉर्म करता है. सिक्रीशन, बहुत सारे मटेरियल है जिनका सिक्रीशन यहां से हो रहा. वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ योक. एग में जो योक प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मेशन भी Golgi apparatus के द्वारा. एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आप याद करो तो जो लिपिड है वो पहले सेल के अंदर आ रही है मिसल्स के फॉर्म में. मिसल्स के फॉर्म में आने के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रॉस करेगा, Golgi apparatus को क्रॉस करेगा तो चेंज हो जाएगा काइलोमाइक्रोन. काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में ये लैक्टियल या लिम्फ वेसल्स में जाता है. तो आई मीन टू से लिपिड को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी Golgi apparatus. तो ये सारी चीजें हैं बच्चों. अगर वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे और एनसीईआरटी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और Golgi apparatus पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके कंसेप्ट्स. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. थैंक यू.